जरूरी था। तो सर बाजार के अंदर दो तरीक़ों से निवेशक होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म वाला, स्विंग ट्रेड वाला होता है, दूसरा इंट्राडे वाला होता है, जिनकी ज़रूरत भारतीय बाज़ार में भी है और पूरे वर्ल्ड में भी है। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी ज़रूरत ही है बस, मतलब मैं आपको वो समझाता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी वर्क शेयर के अंदर खरीद बेच वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात, ये तो चलो मैंने न्यूज़ में आज देख ही लिया, अगर नहीं भी देखता तो मैं आपको ज़रूर बताता कि और भी मसले ईडी, सेबी, सीबीआई के अनिल ग्रुप की कंपनियों में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर, रिलायंस ग्रुप में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, एक है पॉजिटिव और एक है निगेटिव। दोनों न्यूज़ को हम समझेंगे। यानी कि अनिल अंबानी की कंपनी से संबंधित एक जो फैसला कल होने वाला था 19 तारीख को, वो हो चुका है, वो पक्ष में आया है, अच्छी न्यूज़ है। पर इसके साथ साथ ये तो चलो मैंने न्यूज़ में आज देख ही लिया, अगर नहीं भी देखता तो मैं आपको ज़रूर बताता कि और भी मसले ईडी, सेबी, सीबीआई के अनिल ग्रुप की कंपनियों में चल रहे हैं। अगर आप मेरी पिछली कई वीडियो अनिल ग्रुप में देखें तो मैंने आपको समझाया है कि काम परियोजना को पकड़ना, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना, डिफेंस सेक्टर की तरफ अच्छी कंपनी का एक प्रण लेना और भी बेहतर कार्य जो है दोनों कंपनी हमें बता रही है। तो यानी कि कंपनी के काम सब कुछ सही है, पर उलझने जो हैं पुराने मामलों में है। और इत्तेफाक आप ये भी समझे, इत्तेफाक नहीं, चीज़ों को आप ये भी समझें कि अनिल अंबानी जी ने तो पहले ही कहा है कि वो इन कंपनियों से अलग हैं और जो भी मामले हैं ये बहुत पुराने हैं, तो उस पर भी सुनवाई हो रही है ना। तो आज हम कुछ न्यूज़ को और समझ कर चलेंगे। दूसरी बात हम करेंगे सिप्ला कंपनी की, जो एक फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, भारतीय कंपनी है, अच्छा कंपनी है और फार्मा के सेक्टर में अच्छा वर्क कर रही है। उसने क्या कार्य किया है उस कार्य को हम समझेंगे। दूसरा, एक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा है कि सर 3 महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वर्धमान होल्डिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। देखो सर, मैं आपके कहने पर या न्यूज़ बेस जो भी चीज़ें बताऊंगा उसका महत्व समझाऊंगा कि जो महत्व आप नहीं कहीं ढूंढ सकते या आपके पास समय ना हो, ढूंढ तो सकते हैं, समय ना हो, तो वो एकीकृत करके यानी कि इकट्ठा करके मैं आपको वो समझाता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी वर्क शेयर के अंदर खरीद बेच वाला बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूँ, तो अगर मैं वर्धमान होल्डिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसके कुछ एक पहलू समझा दूंगा आपको, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हैं। और आगे भी कोई भी अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे जैसे ही समय मिलता मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं वहाँ समझाऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ और मत समझना, ठीक है सर? ये तो बहुत बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो सर बाज़ार के अंदर दो तरीक़ों से निवेशक होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म वाला, स्विंग ट्रेड वाला होता है, दूसरा इंट्राडे वाला होता है, तो यह एक लॉन्ग टर्म वाला होता है। तो आपको इसके अंदर अपनी विधि देखनी है। देखो सर, जो होता है इंट्राडे वाला, स्विंग ट्रेड वाला, शॉर्ट टर्म वाला, उसको कंपनी के काम को समझकर और जो न्यूज़ आ रही है उसको समझकर और अपनी स्थितियों के साथ जो भी उससे अच्छा लगे वो वहाँ पर कर लेता है। पर उसको उस बात से मतलब नहीं होता कि फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है, क्या है। वो तो अपना इंट्राडे देख रहा है कि भैया किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ये भी उनके लिए सही है जो दूर तक अपनी पोजीशन नहीं ले जाते, चाहे उनको प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, वो जल्दबाजी में अपना निपटारा कर लेते हैं। तो उनको तो रोज़ की स्थितियाँ चाहिए। एक तरह से बाज़ार के अंदर ये भी वर्क होता है। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें समझनी होती है जो आप कैंडल चार्ट को देखकर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए स्थितियाँ न्यूज बेस भी पैदा हो जाती है और अलग अलग कारणों से भी हो जाती है, तो उन स्थितियों को भी समझकर कुछ लोग वर्क कर लेते हैं।
दूसरे जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं फिर उनको वो उतार चढ़ाव जो बाज़ार के अंदर चलते हैं उससे उनका कोई भी वास्ता नहीं होता, क्योंकि उनको तो ना अपना प्रॉफिट बुक करना है, ना अपना लॉस बुक करना है, ना अपना स्थितियों को देखना है कि भैया मैं क्या करूं। अगर उनका इरादा लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म वाले गिरावट उछाल में तो बिल्कुल भी ना फंसें, पर हाँ कंपनी के बारे से समझदारी से उसको क्या क्या चीज़ें हैं उससे वाकिफ़ रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी का हमने जो अपने पोर्टफोलियो में सजा लिया वो बिल्कुल ही सही है या वो कभी ख़राब नहीं होगी। तो कोई भी कंपनी ख़राब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। तो दो माध्यम है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं देखता, वो भैया जो न्यूज़ आ रही है उसे समझेगा, अपना चीज़ें कर लेगा, पर लॉन्ग टर्म वालों को इन स्थितियों को समझना है और दूर तक की स्थितियों को देखना है। तो दो तरीक़ों से बाज़ार के अंदर वर्क है ना। तो जैसे शॉर्ट टर्म वाले हैं उन्हें नहीं पता कि ओला कब से गिर रहा है या कितना गिर जाएगा, उन्हें तो ये देखना है कि कहाँ उनका मौका लगा, क्योंकि एक बार सिर्फ जब गिरावट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उछलेगा ना, और उससे काफ़ी लोग अपनी स्थितियों को सुधार लेते हैं, भाई अपना पैसा कमा लेते हैं। तो ये अलग अलग नीतियाँ हैं, आप किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखो सर, मैं बात कर रहा हूँ सिप्ला की, भारतीय दवा कंपनी है, अच्छा खासा ब्रांड है कंपनियों के, बहुत बढ़िया कंपनी वर्क करती है। और कंपनी ने एक फाइजर कंपनी है जो अमेरिका की काफ़ी सबसे पुरानी कंपनी है अमेरिका की, फाइजर, जो करीब करीब 175 साल से कंपनी वर्क कर रही है और अमेरिका सहित दुनिया भर की सबसे बड़ी मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी है। और इनके आपको पता ही है सिरप आते हैं, कोरेस सिरप आता है, अलग अलग एंटीबायोटिक आती हैं, अलग अच्छे ब्रांड आते हैं जिनकी ज़रूरत भारतीय बाज़ार में भी है और पूरे वर्ल्ड में भी है। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसकी ज़रूरत ही है बस, मतलब फार्मा सेक्टर के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए। अब कई कंपनियां इस तरीके की होती है कि भैया वो अपना ब्रांड नहीं बना पाती, वो किसी न किसी की तरह साथ अपनी साझेदारी कर लेती है। तो सिप्ला ने एक वर्क कर लिया है, देखो मैं आप कहानी की तरह समझा रहा हूँ। सिप्ला ने शुक्रवार को एक घोषणा कर दी कि उसने अमेरिका दवा कंपनी फाइजर के तहत एक समझौते कर लिए हैं और उनके अच्छे जो प्रमुख ब्रांड है, 5 ब्रांड है, उसको वो भारत के अंदर विपणन और वितरण करेगी। यानी कि भारत के अंदर अब सिप्ला फाइजर के 5 ब्रांड, आप यहाँ पढ़ लेना, उसको यहाँ पर वो बेचेगी और फाइजर जो है भारत के अंदर अपनी आपूर्ति जो है अपने ब्रांडों की कराता रहेगा। तो ये कंपनी ने आश्वासन दिया है। अब ये कुछ लोगों को छोटी चीज़ लग रही होगी, भैया जो ब्रांड है और जो सिप्ला ये लेन देन आपस में करेंगे, करीब करीब 400 से 430 करोड़ का ये मूल्य वाला बाजार आकार बन जाएगा इनका ब्रांड का। जो 5 ही ब्रांड है कितना बन जाएगा, 400 से 430 करोड़ रुपए करीब का ब्रांड। तो यहाँ क्या स्थिति देखने को मिल रही है, फाइजर के द्वारा उनके प्रोडक्ट को भारत के अंदर बेचकर जो सिप्ला है अपनी स्थितियों को मजबूत कर रहा है। छोटी सी कहानी है, कहानी बड़ी है। जो इसको देखो, तो बाज़ार में जो चीज़ समझने वाली है उसको समझने के तरीके से आपको आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ से ये ब्रांड के साथ सिप्ला की स्थितियाँ मजबूत हो रही है, बस आपको ये चीज़ें समझानी थी। अब हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप की, और आपको देखने को मिल रहा होगा रिलायंस इंफ्रा का शेयर लगातार 3 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है और कल अभी भी अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर रही है। दूसरी तरफ आर पावर को अगर हम देखें तो उसने सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही आपको तेज़ी दिखाई है, बाकी वो फिर भी ग्रीनता की तरफ ही रहा है। मुख्य बात यह है कि जे अनमोल जो है अनिल अंबानी जी के बेटे, उनके ऊपर यूनियन बैंक ने उनके खाते से एक संबंधित कुछ लेन देन थे, उसके अंदर उनके खातों को यूनियन बैंक ने धोखाधड़ी की स्थितियों के साथ बताया। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय दिल्ली पर गया और वहाँ पर कुछ दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यूनियन बैंक को कि भैया स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या तुमने जे अनमोल के जो खाते हैं उसको पहले नोटिस भेजा था, उनको आगाह किया था कि ये एकदम से आपने धोखाधड़ी की स्थितियाँ बता दी। तो देखने में ये मिला है सुप्रीम कोर्ट को कि यूनियन बैंक ने कोई भी ऐसा नोटिस जो है जे अनमोल को खाते से संबंधित नहीं दिया था।
यानी कि अब क्या हुआ, अब यूनियन बैंक के द्वारा जो धोखाधड़ी का खाता वर्गीकृत किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि बोल जो है जे अनमोल के पक्ष में आ गई है, जो अनिल अंबानी जी के बेटे हैं। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, इससे आपको 1-2 दिन पहले तेजी देखने को मिली थी। क्या ये तेजी मंडे भी हो सकती है? देखो सर, अगर दूसरी न्यूज़ ना निकल कर आती तो कई हद तक ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर वो न्यूज़ मैं ना पढ़ता जो अब आई है इसके बाद, मैं उससे पहले भी आपको ये ज़रूर समझाता, क्योंकि हमें समझना है कि जिस भी कंपनी के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर और क्या न्यूज़ चल रही हैं। तो ईडी के मसले पुराने चल रहे हैं, दूसरा आपको सीबीआई के मसले चल रहे हैं और सेबी के मसले चल रहे हैं। काम कंपनी के अच्छे हैं, तो ये कभी भी न्यूज़ जो है इन कंपनियों के उतार चढ़ाव के लिए आ सकती है। तो ये न्यूज़ आ गई थी कल कि भैया ये जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए इसे खारिज कर दिए हैं। तो यहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आ गई थी। पर एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहाँ पर ईडी ने लगातार दूसरे दिन भी, यानी कि आज की न्यूज़ है, पूछताछ की है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और ये जो मामले हैं भैया काफ़ी पुराने, मैं आपको बता दूं। देखो सर, थोड़ा सा इसको और समझेंगे, यहाँ से यस बैंक में थोड़ा सा नाजुक होते हुए देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई थी। 31 मार्च 2017 तक 6,000 करोड़ रुपए करीब के जो स्थितियाँ थी, जो यस बैंक ने अनिल अंबानी की कंपनी को कुछ किया था, वो 6,000 करोड़ रुपए तक था। और 1 साल के अंदर ये 2 गुना हो गया इन्वेस्टमेंट यस बैंक का। उस वक्त राणा कपूर जी थे सह संस्थापक इसके, जो राणा कपूर जी ने ये चीज़ें मंजूरी की थी। जो 1 साल बाद ही 13,000 करोड़ रुपए के मामले हो गए थे। तो क्या मामले हैं ये? अब इसी के उपलक्ष्य में ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से जी बातचीत कर रहा है। तो यहाँ से अब यस बैंक भी फोकस में आ गया और रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा भी आपको फोकस में आते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये जो 2 मामले हैं ये आपको रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की कंपनियों के द्वारा चीज़ें की गई थी। और इससे करीब करीब यस बैंक ने 3300 करोड़ रुपए एनपीए में डाल रखे हैं कि भैया ये अब लोन हमें नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से 3300 करोड़ का नुकसान यस बैंक को हो रहा है, वो भी अनिल अंबानी जी की कंपनियों के द्वारा। तो इस पर पूछताछ हो रही है। तो अब आप ये समझिए कि जब एक तरफ से यूनियन बैंक की स्थितियों को खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो दूसरी तरफ उसी वक्त, यानी कि आज, कल हुआ ये, आज आपको ये न्यूज़ और देखने को मिल गई। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। अब ये फैसले नहीं है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया जी, जो ईडी ने करा बिल्कुल सही है या नहीं करा। तो ये तो बात तक चीज़ चलती रहेंगी। तो ये अभी लंबे मसले चलेंगे। तो यहाँ भी किसी ना किसी को कुछ समझने का मौके मिले होंगे। बात करेंगे वर्धमान होल्डिंग की। वर्धमान होल्डिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, यानी कि वर्धमान ग्रुप की कंपनी है, जिसकी कई कंपनी तो लिस्ट है, जिसमें वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, वर्धमान स्टील हो गया, वर्धमान पॉली, इस तरीके की कंपनी है, आप पढ़ लेना, वो हो गया। दूसरा आपको वर्धमान होल्डिंग हो गया। एक आधी कंपनी और है जो लिस्ट है, और कई कंपनी ऐसी है जो अनलिस्ट है, यानी कि जो लिस्ट नहीं है कंपनी शेयर बाजार में। तो एक वर्धमान कंपनी की ग्रुप की कंपनी है वर्धमान होल्डिंग। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखो सर, मुख्य तौर पर अगर हम ग्रुप की बात करें तो कंपनी सूती, वस्त्र, टेक्सटाइल से संबंधित वर्क करती है, दूसरी स्टील के ऊपर वर्क करती है, रियल एस्टेट में कंपनी वर्क करती है। और जो वर्धमान होल्डिंग कंपनी जिसकी आज हम वीडियो बना रहे हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर के कहने पे, ये कंपनी एक तरफ से एनबीएफसी कंपनी है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है और रियल एस्टेट की तरफ भी अपना कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। कहने को कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो अपनी कंपनियों को भी मजबूत करने के लिए, यानी कि एक तरफ से वर्धमान ग्रुप की ये बैकअप कंपनी है, जो एक वित्तीय संस्थान है, जो कंपनी अपने द्वारा अपनी और कंपनियों को वित्तीय पोषित भी कर सकती है। तो यानी कि ये इम्पोर्टेंट कंपनी हो गई। तो ये आप समझ कर चलना है ना। तो ये फाइनेंस वाली कंपनी है वर्धमान होल्डिंग। इसके अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कंपनी कुछ बहुत बेहतरीन वर्क तो कर नहीं रही है कि कंपनी की सेल अगर हम देखें तो भैया बहुत ज़्यादा हो। मात्र 3 करोड़ की कंपनी की सेल है, और अगर आप कंपनी का शेयर प्राइस देख लेंगे तो 3500 करोड़ रुपये करीब का है।
3 करोड़ कंपनी की सेल है, 3500 करोड़ का कंपनी का शेयर चल रहा है, और अगर आप इसका प्रॉफिट देखें तो करीब करीब 40 करोड़ से ऊपर का है। तो ये हजम नहीं हो रही है। कंपनी के 3 करोड़ का तो कंपनी की सेल कर रही है, और चीज़ों को और समझना, और प्रॉफिट कंपनी का इतना, तो कंपनी की अदर इनकम जो है वो ज़्यादा है। एक तरफ से आप कह सकते हो कि इनकी जो अलग अलग कंपनी है उसको फाइनेंस करने, उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली ये कंपनी है। तो ये एक तरीके से मजबूत कंपनी है आगे के लिए, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा, टेक्सटाइल में भी वर्धमान होल्डिंग की शेयरधारिता यानी प्रमोटर इसके अंदर ये भी हैं, तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आपको और ज़्यादा समझना है तो आपको फंडामेंटल्स का समझना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा सकता हूँ। देखो सर, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 1142 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें 3500 रुपये करीब का है, और हाई अगर हम देखें तो कंपनी ने 4900 का भी एक साल के अंदर लगा रखा है। लो अगर देखें तो 2800 रुपये करीब का है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, और अगर इस NBFC के हिसाब से कंपनियां देखें तो ये 8वें नंबर पर कंपनी आती है, तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। दिसंबर 2025 में कंपनी की जो सेल थी मात्र 3 करोड़ की थी। कंपनी ने कोई एक्सपेंस नहीं किया, खर्चा नहीं किया, ये भी आप समझ सकते हैं। अदर इनकम अगर आप देखने को मिलेगी तो 55 करोड़ की, और अदर इनकम हमेशा इनकी ज़्यादा हो रही है, और जिससे कंपनी का जो प्रॉफिट है 46 करोड़ का है। तो कंपनी जो सेल कर रही है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं कर रही है, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, क्यों इतना ज़्यादा कंपनी का शेयर चल रहा है देखने को, ये भी हम समझ कर चलेंगे। अगर हम इसकी शेयर कैपिटल देखें, यानी कि शेयर पूंजी देखें, इक्विटी कैपिटल देखें, तो मात्र 3 करोड़ की है। यानी कि कंपनी के अंदर जो शेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, और उसके अंदर से भी कंपनी के अंदर प्रमोटर ने ज़्यादा शेयर ले रखे हैं जो अपनी होल्डिंग को कम नहीं करते हैं। तो एक कारण ये भी है, कंपनी के जो शेयर हैं खरीद बेच करने के लिए वो ज़्यादा नहीं है, इसलिए कंपनी का शेयर भी ऊपर ही आप समझ कर चलना। रिजर्व अगर हम कंपनी का देखें तो लगातार बढ़ रहा है, जो 3732 करोड़ का है। उधार कंपनी में 0 है, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप समझे तो प्रमोटर जो है 74.90% है, जो अपनी स्थिति को कम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। FIs भी कंपनी के अंदर काफ़ी कम है, जो 0.05% है, और DIs कंपनी के अंदर 0.06% है। पब्लिक कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी 24.99%। और अगर आप देखें तो पब्लिक के अंदर जिनकी होल्डिंग 1% से ज़्यादा है तो वो बैठते हैं 9.78%, यानी कि एक्चुअल कंपनी के अंदर जो होल्डिंग है पब्लिक की वो 15.21% है। तो इसकी स्थिति आप समझें कि कोई कंपनी बेहतरीन काम नहीं कर रही है, क्योंकि पर इनकी जो ग्रुप की कंपनियां हैं वो बेहतरीन काम कर रही है। उसके लिए कंपनी उन्हें फाइनेंस भी कर सकती है, करती भी होगी, आगे के लिए वित्तीय पोषित की कंपनी है। और कंपनी दूर की स्थितियों के साथ आपको देखने को अच्छी लग सकती है, क्योंकि कंपनी के पास अभी जो शेयर पूंजी है वो काफ़ी कम है, और उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्रमोटर के पास भी है। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। तो अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, पर ऐसी कंपनी में उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कोई भी मजबूती वाली चीज़ दूर तक या पास तक हम नहीं समझ सकते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस हिसाब से कंपनी वर्क नहीं कर रही है। ये तो अपनी कंपनियों के द्वारा जो चीज़ें हैं या इसका रिजर्व इतना ज़्यादा है उस वजह से वो चीज़ें हैं, उसे आपको समझना पड़ेगा। तो इस कंपनी में कुछ ज़्यादा समझने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, मैं आपको इतनी सेफ बात बता दूँ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।